Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll discuss the topic NBFCs बैंक को lending. तो NBFCs और बैंक्स जो हैं मिलके lending कर सकते हैं, जिसे को lending बोलते हैं. ये चीज बैंक्स को हेल्प करती है उनके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स को रीच करने के लिए. बैंक्स के पास है मनी एंड एनबीएफसीज के पास क्या होता है, रीच होती है. तो को लेंडिंग इन दोनों चीज़ों का फायदा उठाता है. तो एनबीएफसीज और बैंक्स एक फॉर्मल अग्रीमेंट में आते हैं जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे रिस्क शेयरिंग रेशियोज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आउटलाइंड होता है. और ओरिजिनेटिंग द लोन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनबीएफसीज की होती है. ड्यू डिलिजेंस होता है, ऐसा नहीं कि बैंक्स नहीं डिलिजेंस करेंगे, वो भी करेंगे. एंड बैंक्स जो है देन प्रोवाइड अ पोर्शन ऑफ द लोन एज पर द अग्रीड रेशो, कि जितना पोर्शन का लोन बैंक का है उतना बैंक का रिस्क, जितना लोन एनबीएफसीज का पोर्शन उनके पास है उतना उनका रिस्क होगा. एंड जो सर्विसिंग ऑफ लोन है दैट कैन बी शेयर्ड बाय बैंक्स एंड एनबीएफसीज. तो बैंक्स सारे रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के साथ, इवन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके साथ मिलके प्रायर अग्रीमेंट के बेसिस पे को लेंडिंग कर सकते हैं. co-lending banks will take their share of their individual loan on a back-to-back basics in their books. तो वो अपनी बुक्स में अपना जो शेयर होगा लोन का वो अपनी बुक्स में लिखेंगे. एनबीएफसीज को मिनिमम 20% शेयर ऑफ द इंडिविजुअल लोन अपनी बुक्स में लिखना होता है और बैंक्स को 80%. तो इसे 80-20 मॉडल भी बोलते हैं. ज़्यादा यानी कि पोर्शन किसके पास है, बैंक्स के पास है. अब ये जो मॉडल है ये रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स को अवेलेबल नहीं है, वो इस को लेंडिंग के मॉडल को यूज नहीं कर सकते हैं. अब आरबीआई ने को लेंडिंग को लेके कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं कि बैंक और एनबीएफसीज को क्रेडिट वर्दिनेस के लिए चेक करने के लिए एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि the RBI mandates that credit sanctioning cannot be outsourced. तो ex ante ड्यू डिलिजेंस होना ज़रूरी है. बैंक्स और एनबीएफसीज करते हैं, यानी कि पहले ही आपको फ्यूचर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ये पहले ही आपको एंटिसिपेट करके रखना है. केवाईसी होना ज़रूरी है लोन्स के अंदर. केवाईसी आप थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको सर्टेन कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि जो कंट्री या एरिया हाई रिस्क एरिया हो वहाँ पे फिर आप किसी थर्ड पार्टी से रिस्क असेसमेंट केवाईसी नहीं करवा सकते हो. और बैंक्स जो हैं वो ऐसे एनबीएफसीज के साथ को लेंडिंग अग्रीमेंट में नहीं आ सकते हैं जो एनबीएफसीज उनके प्रमोटर ग्रुप के हों. तो मान लो बैंक एक प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है, उसी प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करने वाला कोई दूसरा एनबीएफसीज है, तो ये बैंक और एनबीएफसीज आपस में मिलके को लेंडिंग नहीं कर सकते हैं. और कस्टमर्स का जो इंटरफेस का पॉइंट होगा वो सिर्फ एनबीएफसीज होगा. ऐसा नहीं कि कस्टमर को बैंक भी जाना पड़ रहा है, कस्टमर को एनबीएफसी के साथ भी डील करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है. और बोरवर को तो एक ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट रेट बताया जाता है. उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 2% तुमने बैंक को देना है, 2.5% तुमने एनबीएफसी को देना, नहीं. उसे ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट रेट एक बताया जाता है जो बैंक और एनबीएफसी मिलके डिसाइड करते हैं. और एनबीएफसीज का कांटेक्ट होता है कस्टमर के साथ, तो एनबीएफसीज के पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए है. अब बैंक्स कुछ पोर्शन ऑफ लोन देते हैं, कुछ पोर्शन ऑफ लोन एनबीएफसी दे रहे हैं, तो उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंडिविजुअल बोरोवर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होंगी कि एनबीएफसी और बैंक का दोनों का पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा ताकि फंड्स का इंटरमिंगलिंग ना हो. और एनबीएफसीज और बैंक्स ये भी डिसाइड करेंगे कि लोन को मॉनिटर कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है, क्या डिटेल्स होंगी. इसमें वो थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं मॉनिटरिंग और रिकवरी के लिए, लेकिन एनबीएफसीज और बैंक दोनों का कंसेंट होना चाहिए है. बाकी बैंक्स और एनबीएफसी का एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी होना चाहिए कि मान लो बैंक और एनबीएफसी का अग्रीमेंट बीच में ही टर्मिनेट हो जाए तो बोरोवर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बोरोवर को जो सर्विसेज मिल रही हैं वो अनइंटरप्टेड ही मिलनी चाहिए. अब आरबीआई ने कोई स्पेशल मॉडल तो नहीं बताया है इस को लेंडिंग के लिए, लेकिन दो इंडिया में मॉडल्स यूज होते हैं. पहले में एनबीएफसीज आउटरीच करता है, एक्विजिशन करता है, बैंक जो है वो क्रेडिट चेक करता है, और दोनों पार्टी जो है वो डिवाइड करती हैं और ओरिजिनेट करती हैं लोन को अग्रीड रेशो में. एंड लोन की जो सर्विसिंग है और मेंटेनेंस है वो दोनों पार्टीज कर रही हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वली शेयर कर रही हैं. दूसरे मॉडल में क्या होता है, एनबीएफसीज जो है डज दी आउटरीच, ठीक है, पार्टी टू के एपेटाइट को देखते हुए कि बैंक का एपेटाइट कैसा है रिस्क का, उस हिसाब से वो आउटरीच करते हैं. पार्टी वन पूरा का पूरा पैसा फाइनेंस कर देती है और बाद में पार्टी टू यानी कि जो बैंक है वो
जितना अग्रीड रेशो में है उतना रीइंबर्समेंट कर देगी। तो पार्टी 1 एनबीएफसी है, पार्टी 2 बैंक है। तो पार्टी 1 यानी कि एनबीएफसी ने आउटरीच किया, सारा लोन दे दिया, बाद में बैंक ने उसको रीइंबर्स कर दिया जितना उसका हिस्सा बनता था। अब पार्टी 2 जो है यानी कि जो बैंक है वो लोन को अपनी बुक्स में लिख लेगा, मेंशन कर लेगा, लोन की सर्विसिंग मेंटेनेंस सब कुछ पार्टी 1 करेगा यानी कि एनबीएफसी करेगा। तो ये आरबीआई ने नहीं बोला है, लेकिन प्रैक्टिकली ये दो मॉडल्स यूज किए जाते हैं, एक में काम ज्यादा डिवाइडेड है, एक में काम ज्यादा एनबीएफसी करता है, बैंक सिर्फ पैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दो बेसिक मॉडल्स यूज होते हैं। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद दी MCQs, I would like to inform you about our बैच। एक हमारा मई 2024 के लिए विक्ट्री बैच शुरू हो रहा है। जैसे आपको पता है कि बस फर्स्ट वीक ऑफ जून के एंड में ही आपका आरपी एडबिम का पेपर है, फिर आईएफएस का है। तो इस समय में आपको कैसे रिवाइज करना है, तो हमारा एक विक्ट्री बैच है, इसमें इनके थ्रू आपका जो प्रोबेबिलिटी है आपका एग्जाम को क्लियर करने की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसमें लाइव क्लासेस होंगे, नोट्स मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट edutab.co.in पे जाके हमारा ये कोर्स जो है जैप का ये चेक कर सकते हैं। 12,500 यहाँ आपको अमाउंट शो हो रहा है, लेकिन इस पर अभी क्विक 80 कोड यूज़ करके आपको 80% ऑफ भी मिल जाएगा। तो विद इन अ फ्यू क्लासेस 20 क्लासेस आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि जो आरबीडब्ल्यूएम है और आईएफएस एक साथ है, तो उसकी तैयारी उससे पहले हो जाएगी। फिर पीपीबी से पहले एक हफ्ते का टाइम है, उसमें पीपीबी की क्लासेस होंगी, और फिर एएफएम के पहले एक हफ्ता है, उसमें फिर आपकी एएफएम की क्लासेस होंगी। इस तरीके से आपका तैयारी को डिवाइड किया गया है। तो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ को लेंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी? को लेंडिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एनबीएफसीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना, बैंक्स की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट पूरा करना, इंटरेस्ट रेट ऑफ द बोरोवर को रिड्यूस करना, या एनबीएफसीज की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना। तो आरबीआई ने बोला है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंक्स को लेंडिंग के मॉडल की हेल्प से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एक्स आंटे ड्यू डिलीजेंस? कौन करता है? एनबीएफसी करता है ड्यू डिलीजेंस, बैंक करता है, दोनों करते हैं, या थर्ड पार्टी ऑडिटर करता है? तो बोथ एनबीएफसीज एंड बैंक करते हैं ड्यू डिलीजेंस। अगला है व्हाट मस्ट बैंक्स इंश्योर एज पर आरबीआई केवाईसी कंप्लायंस मैंडेट? KYC due diligence can be carried out by the bank. KYC can be done by the third party under certain conditions. KYC due diligence is not required for co-lending. NBFC is the sole responsible for KYC compliance. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। ए क्यों गलत है? क्योंकि इसलिए क्या कि सिर्फ बैंक KYC कर सकता है, सिर्फ एनबीएफसी कर सकता है, तो नहीं, आप थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हो। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बैंक भी करते हैं, एनबीएफसी भी करते हैं, लेकिन ओनली वर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए वो स्टेटमेंट्स गलत हैं। लास्ट है व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांजेक्शंस बिटवीन एनबीएफसीज एंड बैंक्स इन को लेंडिंग? तो क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है? ट्रांजेक्शंस मस्ट बी रूटेड थ्रू एन escrow account. Transactions can be handled directly without any specific account. Transactions must be routed through a third party account, या transactions should be हैंडल्ड बाय एनबीएफसी अलोन? तो ट्रांजैक्शंस जो है वो एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू रूट होनी चाहिए। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।